हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन अब साइंस का अपना जो अपने विज्ञान का पहला पार्ट पढ़ा था कि फसल उत्पादन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उसका अपन अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन ने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था इस जैविक खाद से मिट्टी, मतलब अपन को जैविक खाद के लाभ पढ़े थे अपन ने। अब अपन अगला हिस्सा पढ़ेंगे सिंचाई। ठीक है, तो एक बार मैं पहले पुरानी स्टेप्स रिवाइज करा देता हूँ आपको। अपन ने कुछ कृषि पद्धतियाँ पढ़ी थी। सबसे पहला था कि अगर कभी भी अपन खेती करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, मिट्टी को तैयार करना। ये अपन ने पढ़ चुके। ठीक है, कैसे मिट्टी तैयार करते हैं, हलों से उसको जोतते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, मिट्टी को मिक्स करते हैं। उसके बाद बुआई, फिर अच्छा अपन अच्छी क्वालिटी के बीज सेलेक्ट करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि ख़राब बीजों को सही बीजों से कैसे निकालना है, पानी में डुबोकर, और बुआई करते हैं। और उसके बाद उसमें क्या डालते हैं, खाद और उर्वरक डालते हैं। खाद क्या होते हैं, जो पेड़ों, पादपों और जंतुओं के अवशेष, यानी गाय का जैसे गोबर, इनके अवशेषों से बनता है वो खाद होता है। और जो केमिकली बनता है, जो अपन रासायनिक बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उर्वरक। तो उसमें खाद या उर्वरक देते हैं ताकि हमारी फसल मजबूती से उगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसका टाइम टू टाइम। एक बार फसल उग गई या उगने के दौरान ही अपन को टाइम टू टाइम उसकी क्या करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है। और फिर जब अपन उसमें पानी देते हैं तो फसल तो उगती है साथ में, लेकिन कुछ खरपतवार यानी चारा, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो उग जाता है, तो उससे सुरक्षा करते हैं। फिर फसल जब पक जाती है तो उसको कटाई करते हैं, फिर उसको भंडार में इकट्ठा करते हैं। तो आज अपन अब सिंचाई से आगे अपन पढ़ेंगे। चलिए, तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। ठीक है, तो पौधों को उगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, जल की, क्योंकि वो जल लेगा तभी प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करेगा तभी उसकी ग्रोथ, उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, और पौधों में 90% हिस्सा क्या होता है, जल होता है। इसलिए जल अगर नहीं होगा तो पौधे सूख जाएंगे और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतर पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। अब अगर जब जमीन में जल होगा तभी उस जल में घुलकर कई पोषक तत्व जड़ों से होते हुए पौधे में पहुंचेंगे। यह फसल की पाले व गर्म हवा से सुरक्षा करता है। अगर ज़्यादा सर्दी हो जाए तो ये पानी पेड़ को थोड़ा गर्म रखने में काम आता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उस गर्मी में भी उस लू से बचाने में पानी रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। तो अपन, ताकि फसल हमारी स्वस्थ रहे, अच्छे से ग्रो करे, उसके लिए हमें मिट्टी को नमी मतलब पानी से भरा हुआ बनाए रखना है, और इसके लिए नियमित रूप से हमें उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज़ मैं बीच में बताता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने बताया था कि फसल का मतलब क्या होता है, कि कोई भी चीज़ अपन उगाते हैं खाने के लिए तो वो फसल कहलाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। कोई भी खेत में जब अपन कोई चीज़ उगा रहे हैं जो हमारे खाने या किसी और चीज़ में काम आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फसल। फसल खाने वाली भी हो सकती है और नहीं खाने वाली भी। जैसे फसल, अनाज की फसल खाने वाली हो गई, और कपास की फसल, कपास खाते नहीं, कपास मतलब ऊन, वो जो कॉटन जो होता है, तो वो हमारे कपड़े बनाने में काम आता है। तो फसल दो तरह की हो सकती है, एक जो खाने वाली हो और एक जो नहीं खाने वाली हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अगर टाइम टू टाइम, एक जैसे मान लो हर 2 दिन में, हर 3 दिन में अपन खेत में जल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंचाई। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होती है। तो अलग अलग फसलों के लिए सिंचाई का समय और अलग अलग मिट्टी के हिसाब से सिंचाई की जाती है। कई फसलों में सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है और कई फसलों में सिंचाई कम करनी पड़ती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। गर्मियों में सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, सर्दियों में सिंचाई कम करनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? क्या है कि मिट्टी एवं पत्तियों में जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में तापमान ज़्यादा होता है तो जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, पत्तियों से भी और मिट्टी से भी। इसलिए ज़्यादा जल्दी पत्तियों को और ज़मीन को जल की आवश्यकता होती है, इसलिए सिंचाई भी हमें जल्दी करनी पड़ती है। अब अपन बात करते हैं सिंचाई के कुछ स्रोत, यानी सिंचाई अपन कहाँ से करते हैं, यानी पानी कहाँ से लेते हैं। तो कुएँ से करते हैं,
जलकूप का मतलब अपन ने बहुत सारा जल इकट्ठा कर लिया कहीं पे बारिश का, वो तालाब झील से करते हैं, नदियों से करते हैं, बांध बनाते हैं, किसी चलते पानी के आगे बांध बना के उसको इकट्ठा करते हैं, उससे करते हैं, या नहर बनाते हैं। जब छोटी नदियों से छोटी छोटी टुकड़े निकाल लिए जाए पानी के तो उसको नहर कहते हैं। तो ये सब हमारे सिंचाई के कुछ स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके जो पुराने टाइम में यूज़ होते थे। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की सिंचाई होती है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी को खींचकर डालने के लिए मजदूर काम में आते हैं। अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह काम कम दक्ष है। सस्ते तो हैं लेकिन इनसे ज़्यादा मात्रा में सिंचाई नहीं की जा सकती। विभिन्न पारंपरिक तरीके हैं। मोट गिरनी से, चेन पंप से, ढेकली से, रहट उत्तेलब से। तो अब मैं आपको फ़ोटो में अपन देख सकते हैं बुक की फ़ोटो में। ये पहला तरीका है मोट। इसमें क्या करते हैं, कुएं से पानी निकाल कर एक इंसान खींच के निकाल कर यहाँ डालता जाता है और इससे पानी होते हुए क्यारियों में सिंचाई के लिए चला जाता है। ठीक है। दूसरा चेन पंप है कि खींचने के लिए चेन का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो पानी खींच के यहाँ पे डालता है और यहाँ से सिंचाई की जाती है। अगला डेकली में क्या करता है, देखो इसमें क्या किया गया है, एक पत्थर बांध दे नीचे, तो पहले पत्थर को खोल देंगे तो जिससे वो पत्थर को ढीला कर देंगे जिससे ये नीचे चला जाएगा, और फिर जैसे बाहरी करेंगे बांधेंगे पत्थर को तो ये बाल्टी भर के पानी के ऊपर आ जाएगी और उस ऊपर पानी को ये इंसान काम में लेकर यहाँ से सिंचाई के लिए काम में लेगा। तो ये पुराने तरीके हैं, आज के टाइम पे ऐसा ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगला देखो अपना तरीका है रहट में क्या होता है, एक घुमाने वाला एक पहिया टाइप एक लकड़ी होती है जिसको एक जानवर से बांध देते हैं और जैसे जैसे घुमाता है तो यहाँ से पानी निकलता जाता है। लेकिन ये बहुत प्राचीन टाइम के हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। अब आज के टाइम पे क्या होता है, पंप का उपयोग होता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा या उपयोग किया जाता है। तो आजकल पानी खींचने के लिए ये तरीके नहीं, पंप का इस्तेमाल करते हैं। पंप क्या है, जो भी कोई भी चीज़ ऐसा मशीन जो पानी को ऊपर खींचे, और उसको चलाने के लिए तो डीजल से चलाते हैं या बायोगैस से चलाते हैं, विद्युत बिजली से चलाते हैं, सौर ऊर्जा से चलाया जाता है। बोरिंग आपने देखा होगा, तो बोरिंग में भी एक्चुअली में क्या होता है, पंप लगा हुआ होता है जो क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। तो ये तो हमारे हो गए सिंचाई के कुछ पुराने तरीके। अब अपन बात करते हैं सिंचाई के कुछ आधुनिक नए तरीके। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न है। तो अपन अच्छी तरीके से पर्याप्त मात्रा में जल का अच्छे मात्रा में यूज़ कर सकते हैं जब अपन आधुनिक विधि लगाते हैं। सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है, जो आपने फवारे देखे हैं, फवारे खेतों में चलते देखे हैं, वही हमारे क्या है, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल की कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए इस नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों में इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है। अब देखो फव्वारे, देखो ऐसे ये वाला दे रखा है, यहाँ से देखो बोरिंग है, बोरिंग से पानी जा रहा है, पानी से पाइप है और पाइप में 1 2 3 4 5 ये फव्वारे हैं, और ये फव्वारे क्या करते हैं, पानी को ऐसे छिड़काते हैं मानो वर्षा हो रही हो। आपने खेतों में नॉर्मली फव्वारे देखे होंगे, तो वही हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम है। ठीक है। ये ज़्यादातर कहाँ काम आते हैं, जहाँ पे पानी बह के ना जा सके, यानी असमतल, जहाँ पे अपन हल चला देते हैं, ज़मीन ऐसे ऊपर नीचे होती है ना, ऊपर नीचे ऐसे ज़मीन ऊपर नीचे होती है, तो उस जगह पे ये फव्वारों से, इन छिड़काव तंत्रों से सिंचाई की जाती है। ठीक है। और इसमें सिंचाई करने का ये काफ़ी अच्छा तरीका है। अपने राजस्थान में गेहूं की फसल बहुत उगाई जाती है, तो उसमें भी देखा होगा फव्वारों से सिंचाई की जाती है, और ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाला तरीका है सिंचाई का इस टाइम पे। अब दूसरा है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। अब ये तरीका और भी आधुनिक है और ये बहुत अच्छी मात्रा में पानी की बचत करता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी
वाले क्षेत्र के लिए एक वरदान है। देखो ड्रिप में क्या होता है, अब ये पाइप अपना ये पाइप जा रहा है, तो इस पाइप से क्या होगा, हर पौधे के पास से पाइप गुजरता है और जहाँ जहाँ पौधा है वहाँ पे पाइप में एक हल्का सा छेद होता है और इस छेद से बूंद बूंद करके पानी क्या करता है, पौधे की जड़ पे ही गिरता है। तो इससे क्या होता है, जहाँ पे पौधे की जड़ें नहीं है वहाँ पे पानी नहीं जाता और ऐसे हमारा बहुत सारा पानी बचता है। ठीक है, लेकिन इस विधि को अपन जैसे गेहूं की फसल में नहीं लगा सकते, जिसमें पौधों की मात्रा निश्चित होती है और एक निश्चित दूरी पर पौधे लगे होते हैं, जैसे टमाटर की फसल हो गई, मिर्ची की फसल हो गई या कोई पेड़ हो गई। ठीक है, तो उनमें ये विधि काफ़ी लाभदायक होती है। लेकिन जैसे हमारे धान की खेती हो गई, जैसे चारा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो उसमें इस विधि को अपन नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या होता है, पाइप हर पौधे की जड़ के पास से गुजरता है और जहाँ जड़ होती है वहाँ पाइप में हल्का सा छेद होता है और छेद से बूंद बूंद करके पानी गिरता जाता है और इससे अच्छा जितना पानी पौधे को चाहिए उतना मिलता भी जाता है और व्यर्थ पानी भी खराब नहीं होता। हाँ, अगला पार्ट है वो अपन ने सिंचाई कर ली। अब खरपतवार से सुरक्षा, जब अपन सिंचाई करेंगे तो क्या होता है, कई ऐसे पौधे जो हमारी फसल के लिए ज़रूरी नहीं है, अनवांटेड, जिसको अपन चारा कहते हैं, वो उग जाता है तो उसको खरपतवार कहते हैं। तो उससे सुरक्षा, उसको हटाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो उगते गए तो हमारे ज़मीन के पोषक तत्व और सारा पानी वही पीते जाएंगे और हमारी फसल को दबा देंगे। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। जो अवांछित यानी जो जरूरी नहीं है ऐसे पौधे उग जाएं चारा, उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या बोलते हैं, निराई। हिंदी आपने गाँव की भाषा में सुना होगा निन्याणी, तो निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। जो जल मिलेगा वो खुद लेता जाएगा, पोषक तत्व जगह घेर लेगा और प्रकाश सभी को खुद लेता जाएगा और इससे हमारी फसल की वृद्धि नहीं हो पाएगी। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। और कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाएं तो अपन जब कटाई करेंगे फसल की तो उसमें कांटे हो जाते हैं उस खरपतवार में, तो अपन काट नहीं पाएंगे अच्छे से। और अगर वो खरपतवार चारे में जंतुओं के पास चले गए, पशुओं के पास चले गए, तो उनके लिए विषैले भी साबित हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने की सहायता मिलती है। तो खेत जोतने से पहले अपने पढ़ा ही था कि खेत जोतते तो क्या होता है, अनवांटेड जितना भी चारा होता है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो भी अवांछित पौधे हैं वो सारे उखड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनाने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो या तो हाथ से आप जड़ से उखाड़ दो और या फिर आप अगर उखाड़ नहीं सकते तो आप उसको जड़ से काट दो और टाइम टू टाइम काटते रहो ताकि हमारी फसल बड़ी हो जाए। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। किससे किया जाता है, खुरपी से किया जाता है। खुरपी देखा होगा, खुरपी से अपन ऐसे जो हमारी फसलें हैं उनके बीच के चारे को अपन क्या करते जाते हैं, काटते जाते हैं। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। कई बार रासायनिक उर्वरक भी कुछ डाले जाते हैं जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जो खरपतवार को ख़त्म करे ऐसे रसायनों को क्या बोलते हैं, खरपतवारनाशी। जैसे 2,4-D ये खरपतवारनाशी का एक नाम है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे अपने आप मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता, फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। तो जल में मिलाकर उसका स्प्रे कर देते हैं जिससे जितने भी खरपतवार है सारे मिट ख़त्म हो जाते हैं। देखिए आप इस फोटो में देख सकते हैं हमारी जो फसल उगी है उस पर क्या कर रहा है, इसने अपना पानी में खरपतवारनाशी को मिला दिया और यहाँ से स्प्रे कर रहा है। स्प्रे करने से क्या होगा, जितने भी खरपतवार है वो नष्ट हो जाएंगे। जैसा पहले बताया गया, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। तो पुष्प आने लगे और बीज बने उससे पहले कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम तक अगर नहीं किया तो खरपतवार को बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारे पेड़ों को दबाने लगेगा। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, अब ये क्योंकि थोड़े विषैले होते हैं इंसान के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, फसल को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
अतः इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो इसका अगर अपन पानी में मिला के छिड़काव करें तो बहुत सावधानी से करना चाहिए, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं ये रसायन। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खुरपी से कर सकते हैं, खरपतवार नाशी एक रसायन से कर सकते हैं, ठीक है, हैरे से कर सकते हैं। अब अपन आगे बात होगी हमारी कटाई की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए अपना इतना ही था। अपन कटाई को अगले पार्ट, अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट जो पार्ट सी होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी तक अपने पार्ट ए पढ़ चुके, पार्ट बी पढ़ चुके, पार्ट सी में कटाई और भंडारण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आपका होमवर्क यही है कि आप यहाँ तक के दोनों वीडियोज़ को एक साथ दोबारा देखें और अगली साइंस की क्लास होने से पहले तक इस कटाई और भंडारण को भी पढ़ के रखें, ताकि आपको जब मैं समझाऊं तीसरे पार्ट में तो अच्छे से समझ में आए। और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक के पीछे, जितने अपने यहाँ तक कवर हो चुके हैं, इनको ढूंढ कर मार्क करके रखें, फिल इन द ब्लैंक्स को भर के रखें, पेंसिल से मार्क करें, ताकि जब हम करेक्ट आंसर आपको बताएं तो उनको फिर आप करेक्ट कर सको। अभी कॉपी में कुछ नहीं करना है, आपको बस बुक में ही मार्क करना है। ठीक है, तो कटाई और भंडारण अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट और थी, आप जब भी वीडियो को देखें तो आप अपने स्कूल के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस पूरे लेसन में क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ नहीं आई। वीडियो में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको कमेंट में लिखें, आपको सही लग रहा है तो वो भी कमेंट में लिख के बताएं। थैंक यू।